दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा विषय कंप्यूटर पर आधारित है। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं और वीडियो में टोटल 20 एमसीक्यूज है। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको कारण सहित उत्तर बताएंगे, पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए यूपीपीसीएल में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, टीजी 2 का हो या फिर लेखा लिपिक यानी अकाउंट क्लर्क की आप तैयारी कर रहे हैं। लास्ट तक सभी क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर ज़रूर कर देना। आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कोशिश की है क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में देने की, तो आप इजीली यहाँ से भी समझ सकते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारा आज का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीट में जो एक्टिव सेल होता है उसे हम कैसे संकेत करते हैं, हमें कैसे पता लगता है कि वो सेल एक्टिव है। सबसे पहली बात, सेल किसे कहते हैं? रो और कॉलम का जो प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसे सेल कहा जाता है। सेल दो तरीके के होते हैं, एक्टिव सेल, इनएक्टिव सेल। एक्टिव सेल वह होता है जिसमें हम एंट्रीज करते हैं, चाहे वो फॉर्मूला हो, नंबर हो या कोई टेक्स्ट हो। बाकी जितने भी होते हैं वो सभी इनएक्टिव सेल होते हैं। वैसे एक्टिव सेल का पता हमें नेम बॉक्स से लग जाता है। दोस्तों जो सेल एक्टिव होता है वो बाकी सभी से देखने में आपको डार्क दिखाई देता है। इस तरह से उसका बॉर्डर जो है आपको शो हो जाता है, पूरी तरह से दिखाई दे जाता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, डार्क वाइट बॉर्डर। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सिलेक्टेड सेल से हमें चार्ट का निर्माण करना है। इसके लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? यानी हमने एक्सेल की सीट में, वर्कशीट बोलते हैं जिसको, उसमें कुछ सेल सेलेक्ट कर लिए और उस सेलों को हम एक चार्ट के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है फंक्शन नंबर 11। F11 अपना इसका ऑप्शन रहता है। क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि आप एक्सेल में वर्कशीट डेटा और चार्ट को का उपयोग करके HTML डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों HTML एक भाषा का प्रकार है और वेब पेज बनाने की ये काम आती है, यानी वेब प्रोग्रामिंग भाषा, लैंग्वेज हम इसको बोल सकते हैं। इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। यानी इंटरनेट पर अपने जितने भी पेजेज होते हैं जिनको हम वेब पेजेज बोलते हैं वो सभी HTML भाषा में ही होते हैं। हमारे पास एक एक्सेल की वर्कशीट थी जिसमें डेटा भी है, जिसमें चार्ट भी है। हम उसको एज ए HTML किसी वेबसाइट पर अपलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड होना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन के लिए आंसर अपना डी रहेगा। डी ऑप्शन की ओर अपन जाएंगे। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक्सेल में वैध जूम प्रतिशत नहीं है? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम जूमिंग सिर्फ 400% तक हो सकती है, इससे ऊपर नहीं। इसका मतलब 10% कर सकते हैं, 200% कर सकते हैं, 300% तक भी कर सकते हैं, लेकिन 400 से अबव इसमें नहीं रहेगा। यानी 500 जो है, 500 500% जो है ये इसमें वैलिड नहीं है। डी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। अगला हमारा सवाल है कि हाइपरलिंक हो सकता है? देखो सबसे पहले तो हाइपरलिंक होता क्या है ना? हाइपरलिंक होता है दो डॉक्यूमेंट को या वेब पेजेस को आपस में जोड़ना, या किसी एक वेब पेज पर डॉक्यूमेंट जोड़ना, ये हाइपरलिंक के होते हैं। और इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। ठीक है, हाइपरलिंक की Ctrl+K होती है, ध्यान रखें। हाइपरलिंक हमेशा ये ध्यान रखें किसी फाइल का पाथ होता है, किसी डॉक्यूमेंट का पाथ होता है, इसलिए ये एक लोकेशन के रूप में दर्शाया जाता है और केवल एज ए टेक्स्ट ही हो सकता है। हाइपरलिंक यानी एक तरह का लिंक होता है, एक तरह की लोकेशन होती है, एक तरह का पाथ होता है, और ये सब चीज़ें एज ए टेक्स्ट ही संभव है और कोई इनका ऑप्शन नहीं होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि एक्सेल में एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो हमें ये बताता है कि इस सेल में कितनी
न्यूमेरिकल एंट्रीज हुई है, यानी सेल में हमने लिखा हुआ था, इसके लिए न्यूमेरिकल एंट्री यानी उसमें अंक कितने हैं, कितनी न्यूमेरिकल एंट्रीज हुई है उनको, और उसके लिए होता है काउंट। देखो ये नंबर और चेक नंबर तो कोई फंक्शन है ही नहीं, सम होता है टोटल करने का, जोड़ करने का होता है। तो अपने पास कौन सा रह गया, काउंट है, ए ऑप्शन इसका आपने सही रहेगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फॉर्मूला नहीं है, यानी इनमें से जो है वो कौन सा एक फंक्शन नहीं है। एक्सेल में जो फॉर्मूले सेव होते हैं उनको फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। फॉर्मूला या फंक्शन चलो एक ही बात है। देखो सम बिल्कुल है, ये टोटल करने का होता है। MIN ये किसी दी गई सेल वैल्यूज़ में से मिनिमम देखने के लिए होता है। मैक्सिमम उच्चतम के लिए होता है, लेकिन AVG है ना, ये नहीं होता। फिर इसके लिए क्या होता होगा, तो ये होता है एवरेज यानी औसत, और इसके लिए पूरा एवरेज लिखा जाता है हमेशा। AVG ऐसा अगर आप टाइप करते हैं तो वो इनवैलिड बताएगा, हैश नेम लिखा हुआ आएगा, कोई उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगला हमारा सवाल है कि रो और कॉलम के प्रतिच्छेद को यानी इंटरसेक्शन को अक्षर और अंकों के द्वारा हम डिवाइड करते हैं, वो सेल की क्या चीज़ होती है। द लेटर एंड नंबर, द इंटरसेक्शन कॉलम एंड रो इज द, तो ये हमेशा एक सेल के एड्रेस को दर्शाती है, ध्यान रखें। रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल बनता है, और सेल की जो होगी वो हमेशा जैसे A1 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये होम सेल भी कहलाता है, ध्यान रखना। बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव सेल जो होता है A1 में ही होता है। अब देखो देखने में अगर देखा जाए तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, सेल की लोकेशन भी होगी एक तरह से, सेल की पोजीशन भी हो गई, बट टेक्निकली सेल एड्रेस की ओर हमें जाना है, बी उत्तर इसके लिए अपना सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होती है। दोस्तों ये होता है, जैसे अपन देखा होगा आपने पेपर का प्रिंट आउट लेते हैं, ठीक है, तो मैं इसके लिए दूसरे शब्द यूज कर रहा हूँ, एक बार आप समझ सकते हैं। हॉरिजेंटल और वर्टिकल आपने नाम सुना होगा। जैसे एक पेज का प्रिंट आउट आप देखते हैं इस तरह से निकलेगा, एक पेज का देखते हैं अपन इस तरह से निकलता है। तो ये जो वर्टिकल वाला होता है ये पोर्ट्रेट, और जो हॉरिजेंटल वाला होता है ये लैंडस्केप कहलाता है, और हम इनको बोलते हैं पेज ओरिएंटेशन। हमें डी ऑप्शन की ओर जाना है। अगला सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समानार्थक शब्द हेतु किसका उपयोग करते हैं। हमने कोई वर्ड सिलेक्ट कर लिया था और उसको उसके सिनोनिम्स से हम चेंज करना चाह रहे थे। सिनोनिम्स वो बोलते हैं समान अर्थ वाला, और इसके लिए थिसॉरस नाम का एक फीचर आता है। जैसे मान लीजिए आपको प्रोटेक्शन शब्द का मतलब नहीं पता, तो आप थिसॉरस में जा कर के प्रोटेक्शन टाइप करके जब गो करेंगे, क्लिक करेंगे, तो प्रोटेक्शन का मतलब एक तरह से सुरक्षा ही होता है। तो फिर प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स हैं वो सब आ जाते हैं, जैसे सेफ्टी, सिक्योरिटी, गार्डिंग, शील्डिंग। तो अब आप समझ जाते हैं कि इस प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, और ये फीचर कहलाता है थिसॉरस। अगला हमारा सवाल है कि वर्ड रैप फीचर क्या होता है। दोस्तों वर्ड रैप फीचर अगर आपने ऑन कर रखा है, तो जैसे ही आप मान लीजिए कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आपने विंडो ओपन कर रखी है, उसमें आप वर्क कर रहे थे, तो जैसे ही आपकी एक लाइन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है राइट साइड में, तो टेक्स्ट ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अगर आपने वर्ड रैप को नहीं कर रखा तो ये क्या चलता ही जाएगा, आगे तक चलता ही जाएगा, ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाएगा। तो वर्ड रैप फीचर जो होती है ये जब आवश्यकता होती है तो टेक्स्ट को ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पर ले जाता है। ए ऑप्शन की ओर हमें इसमें जाना है। अगला सवाल है कि क्लिप आर्ट ब्राउजिंग कौन सा उपयोग इनमें से नहीं किया जा सकता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 3 तरह की आर्ट आपको देखने को मिलती है, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, मोस्टली तो 2 ही मानो आप। और क्लिप आर्ट जो होती है ये होते हैं छोटे छोटे पिक्चर या ग्राफिक्स जो पहले से उसमें सेव होते हैं, ठीक है। तो ये जो MP3 है ना, ये इसका नहीं हो सकता। जो अपना C है MP3, ये क्लिप आर्ट ब्राउजिंग नहीं होता, ये कोई ऑडियो फाइल का फॉर्मेट होता है जो क्लिप आर्ट नहीं कहलाती। हम जो सेव करके रखते हैं या जैसे म्यूजिक वगैरह होते हैं तो वो होते हैं,
क्लिप आर्ट होते हैं जो कंप्यूटर में पहले से ही सेव थे, छोटे ग्राफिक्स। अगला हमारा सवाल है कि गटर की स्थिति कहाँ हो सकती है। दोस्तों ये एक विशेष प्रकार का मार्जिन होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। स्पेशली ये तब होता है जैसे कोई एप्लीकेशन है और हम फाइल में उसको लगाएंगे, या जैसे स्पाइरल टाइप की हम बाइंडिंग करने वाले थे, उसके लिए होता है। तो ये क्या होती है, मार्जिन के अलावा एक्स्ट्रा मार्जिन रखा जाना फाइल की पोजीशन के लिए होता है। तो ये या तो पेज के ऊपरी हिस्से में होगा या लेफ्ट साइड में होगा, यानी टॉप एंड लेफ्ट में ही ये हो सकता है। सी ऑप्शन की ओर हमें इसमें जाना है। अगला अपना सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑल कैप्स फीचर का उपयोग आपने किया है, इससे क्या होगा। ऑल जो टेक्स्ट है वो सारे सारे कैपिटल हो जाएंगे, ए रहेगा, सभी चयनित टेक्स्ट कैपिटल में हो जाएंगे। ए ऑप्शन की ओर हमें इसमें जाना है। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मॉनिटर को हम वीडियो भी बोलते हैं, और इस वीडियो का मीन क्या है। तो मॉनिटर का दूसरा नाम वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है, यानी ये हमें एज ए वीडियो शो करती है, और जो भी है मॉनिटर आउटपुट डिवाइस में आता है, इसके द्वारा हमें जो भी आउटपुट मिलता है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। अगला हमारा सवाल है कि इनक्रिप्टेड डेटा को पुनः उसके मूल रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो समझ गए होंगे, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो डिक्रिप्शन या डिक्रिप्टेड डेटा बोलते हैं अपन। मॉड्यूलेशन का विपरीत होता है डीमॉड्यूलेशन। ए ऑप्शन रहेगा इसमें अपना। अगला सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की किसी टेबल में मैक्सिमम कॉलम कितने हो सकते हैं। तो 63 कॉलम हो सकते हैं। यदि बात करूं मिनिमम कॉलम की, तो मिनिमम 1 हो सकता है, यानी 1 से लेकर के 63 कॉलम आप एक टेबल में डाल सकते हैं, इससे ऊपर वर्ड में नहीं डाले जा सकते। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल क्या कहलाती है। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, उसमें जो पेजेस काम में लेते हैं वो वर्कशीट कहलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज कहलाते हैं, और फाइल जो होती है वो डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अगला सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होगा। .docx होता है, एक्सेल वाली का XLSX, पावर पॉइंट का PPTX, और जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट होते हैं उनको PDF से दर्शाया जाता है। अगला सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन का ऑटोमेटिक यानी बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कैसा होगा, और एक्सेल का कैसा होगा। तो जो अपना पावर पॉइंट होता है वो तो लैंडस्केप में आती है स्लाइड उनकी। पावर पॉइंट में पेजेज जो होते हैं उसको स्लाइड कहते हैं, और जो एक्सेल होता है उसमें पोर्ट्रेट आते हैं। यानी पावर पॉइंट वाले तो क्षैतिज हॉरिजेंटल, और एक्सेल वाले को वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। क्वेश्चन का आंसर अपना टी रहेगा। बस दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड को भी शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।